नमस्कार। यूपी बोर्ड एकादश के वह बच्चे जिन्होंने वाणिज्य अध्ययन के अंतर्गत वैकल्पिक विषय के तौर पे वाणिज्य गणित चुना है, उन्हें सांख्यिकी का भी अध्ययन करना होता है। सांख्यिकी की परिभाषा, क्षेत्र, महत्व एवं अविश्वास, डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहला चैप्टर। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी का उद्गम, यानी कि उत्पत्ति एवं विकास। तो बिगिनिंग कहाँ से हुई और कैसे डेवलपमेंट हो करके स्टैटिस्टिक्स आज वर्तमान स्वरूप में हम तक पहुँची है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो ये कि सबसे पहले हम ये जानें कि सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था। कब किया था? 1749 में। अब चूंकि सबसे पहले इन्होंने ही इस शब्द का प्रयोग किया और इसे इंट्रोड्यूस किया, तो इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। हालांकि इनसे पहले इंग्लैंड के महाकवि विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट और सिम्बेलाइन, ये दो उनकी पॉपुलर बुक्स हैं, और जॉन मिल्टन ने अपनी पैराडाइज रिगेन्ड नामक पुस्तक में स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग किया था। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग तो नहीं, लेकिन स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन ने अपनी बुक्स हैमलेट, सिम्बेलाइन और पैराडाइज रिगेन्ड में क्रमशः किया। और इन्होंने स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया था जो राज्य के शासन कार्य में निपुण हो। प्राचीन समय में इसे इसे मतलब सांख्यिकी को राजतंत्र का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट भी कहा जाता था, या कुछ लोग इसे सम्राटों का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ किंग्स भी कहते थे। तो ये तो इतिहास की कुछ बातें हुई। भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में महाराजा राजा अपनी अपनी रियासतों की आर्थिक दशा जानने के लिए प्रत्येक वर्ष आय और व्यय का हिसाब लगवाते थे। इसके लिए वे सभी प्रकार के आंकड़े एकत्रित करवाते थे। उसी के आधार पर वे यह ज्ञात कर पाते थे कि उनकी रियासत लाभ में चल रही है या हानि में। इसकी पूर्ति के लिए वे सेना की संख्या, राज्य पर व्यय, भूमि कर आदि आवश्यकता अनुसार घटाते बढ़ाते रहते थे। वे लोग बिना जाने हुए ही सांख्यिकी का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि सांख्यिकी में सर्वप्रथम आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, और यह कार्य प्राचीन समय में राजा महाराजा किया ही करते थे। तो सांख्यिकी शब्द का भले प्रादुर्भाव हुआ बहुत बाद में 1749 में गॉटफ्राइड एकेनवाल, जो कि जर्मनी के एक स्टेटिस्ट थे यानी कि सांख्यिकीविद थे, और भले इस शब्द का प्रयोग उन्होंने सर्वप्रथम किया, लेकिन राजा महाराजा भारत में और अन्य देशों में भी सांख्यिकी का उपयोग बाकायदा करते थे, क्योंकि सांख्यिकी में क्या होता है, आंकड़ों का एकत्रण होता है, फिर उनका विश्लेषण होता है, उसके आधार पर फिर हम निर्वचन करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। भारत की हम अगर बात करें तो भारत में भी आंकड़े इकट्ठा करने की परंपरा बहुत पुरानी है, और इसका मिलता है प्रमाण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखे गए जो उनके जन्म, मरण, आय व्यय, सेना, भूमि वितरण आदि से संबंधित जो आंकड़े हैं, उनका उन्होंने अपनी पुस्तक में बाकायदा इन विधियों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी शासन संबंधी आंकड़े इनका जिक्र किया है। अच्छा, मुगल काल में सम्राट अकबर जो थे, उनके शासनकाल में राजा टोडरमल ने लगान का निर्धारण करने के उद्देश्य से भूमि संबंधी आंकड़े इकट्ठा कराए थे। तो आप देखें कि ये मामला जो है करीबन ये हमारा 15वीं शताब्दी का है, जब राजा ये सम्राट अकबर हुआ करते थे। तो उसके बाद से फिर इसका विकास किस तरह से और कैसे कैसे हुआ, हमें अब यह समझना है। तो हम इसे समझेंगे और बिल्कुल समझेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो 16वीं शताब्दी में जो इसके विकास की यात्रा प्रारंभ हुई सांख्यिकी की, वो दरअसल यहाँ से शुरू हुई कि इस शताब्दी में खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जॉन केपलर और टार्को व्राहे नामक वैज्ञानिकों ने नक्षत्रों की गति, स्थिति तथा ग्रहण आदि के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए।
तो ये हो गया 16वीं शताब्दी में। दरअसल खगोल शास्त्र के क्षेत्र में जॉन केपलर और टार्को ब्राहे नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने नक्षत्रों की गति, स्थिति और ग्रहण से संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए। तो ये हुआ 16वीं शताब्दी में सांख्यिकी में विकास। 17वीं शताब्दी में दरअसल जन्म मरण के आंकड़े इकट्ठे होने लगे। तो जन्म मरण के आंकड़े इकट्ठे होने लगे तो जीवन मरण सारणियाँ बनी और सांख्यिकी का क्षेत्र का विकास होते हुए परिणाम यह हुआ कि जीवन बीमा की उत्पत्ति हो गई। 17वीं शताब्दी में जीवन बीमा की उत्पत्ति जीवन मरण की सारणियों, जीवन मरण संबंधी सारणियों के निर्माण से हुई। अब आप कहेंगे कि ये जीवन बीमा की उत्पत्ति का जीवन मरण की सारणियों से क्या लेना देना है। देखिए, जीवन बीमा किस सिद्धांत पर आधारित है। लाखों लोग जीवन बीमा लेते हैं और वो अपने जीवन को सेफ गार्ड करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के बीमा कराते हैं। कुछ बीमा पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिनमें बदले में एक निश्चित समय के बाद कुछ नहीं मिलता। हाँ, जोखिम का केवल बीमा होता है, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देती है। आप देखिए, ज़रा सा समझिएगा कि न जाने कितने लोग जीवन बीमा कराते हैं और उसमें से बहुत कम लोग हैं, दुर्घटना का प्रतिशत मैं आपको बता दूं काफ़ी कम है और उन्हें ही इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ता है। तो प्रीमियम मिलता है 100 से और क्लेम देना पड़ता है 2 से 3% लोगों को। तो 2 से 3% लोगों को जो क्लेम देना पड़ता है वह इन 100 लोगों से ज़्यादा रिसीव किए गए प्रीमियम से काफ़ी कम होता है और यही बीमा कंपनियों का लाभ भी है। तो आप जीवन बीमा कंपनियों की उत्पत्ति का कारण ये जान सकते हैं कि जब जीवन मरण की सारणियाँ उपस्थित हुई तो ये पता चला कि मृत्यु दर कितनी है और जब मृत्यु कम हो रही है तो जीवन बीमा कंपनियाँ किसी उद्यमी के द्वारा ये व्यवसाय प्रारंभ कर दिया गया। 18वीं शताब्दी में दरअसल क्या हुआ, सांख्यिकी के क्षेत्र में सांख्यिकी और गणित का चूँकि संबंध बहुत घना है, बहुत गहरा है, बहुत घनिष्ठ है, तो इसमें हुआ क्या, इस संबंध के चलते सांख्यिकी रीतियाँ और विकसित हुई, यानी कि सांख्यिकी का गणित के साथ संबंध जो है विकसित हुआ और गणित के माध्यम से सांख्यिकी में तमाम नई नई रीतियों का प्रचलन शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में सांख्यिकी के आधुनिक सिद्धांत की नींव पड़ी। आधुनिक सिद्धांत की नींव डालने का श्रेय किसे गया। बेल्जियम के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे क्यूटले, ठीक है ना। क्यूटले ने जो आधुनिक सिद्धांत है उसकी नींव डाली। अगर आपको क्यूटले शब्द याद रखना हो तो मैं आपको एक फ़नी तरीका बताता हूँ जस्ट टू रिमेंबर थिंग्स। देखिए, क्यूटले क्यूट से बना है। क्यूट माने होता है बड़ा प्यारा, सुंदर सा, और जो आधुनिक होता है, जो बहुत आधुनिक है, वो बहुत प्यारा है। एग्जाम्पल के तौर पे पुराने कंप्यूटर्स मोटे मोटे मॉनिटर्स के साथ हुआ करते थे। मोबाइल भी उतने प्यारे नहीं होते थे। सबसे पहला नोकिया का मोबाइल आया था। आज के समय में जो आधुनिक मोबाइल हैं वो कितने क्यूट है ना। तो आधुनिक सिद्धांत की नींव रखने का श्रेय किसे गया, बेल्जियम के गणितज्ञ क्यूटले को। तो क्यूटले और आधुनिक सिद्धांत, क्यूट का आधुनिकता से संबंध है। आधुनिक सिद्धांत सांख्यिकी में किसने दिया, क्यूटले ने। याद रहेगा क्या। चलिए, कोशिश कीजिएगा, जिन लोगों को बात समझ में आ गई वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अपने तरीके के फ़नी ट्रिक्स, फ़नी रिलेशंस आप यहाँ पे बिठा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई लॉजिक बने, आपका अपना कोई भी फ़नी लॉजिक हो सकता है जिससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। आपको इसी तरह से 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था सांख्यिकी के क्षेत्र में, 18वीं में क्या हुआ था और 19वीं में क्या हुआ, ये याद रखना है। कैसे याद करेंगे आप जानिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में जॉन केपलर और टार्को ब्राहे ने नक्षत्रों की गति, स्थिति और ग्रहण से संबंधित कुछ काम किया। 17वीं में जीवन मरण की सरणियों का विकास हुआ और परिणाम स्वरूप जीवन बीमा की उत्पत्ति हो गई। 18वीं में गणित का संबंध और सांख्यिकी का संबंध बड़ा प्रगाढ़ होने के कारण सांख्यिकी रीतियाँ बहुत ज़्यादा विकसित होती चली गई। 19वीं में आधुनिक सिद्धांत की नींव डालने का श्रेय बेल्जियम के गणितज्ञ क्यूटले को मिला। हालांकि इन्होंने खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी रीतियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। तो सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग क्यूटले ने कहाँ कहाँ किया, खगोल शास्त्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में, मेट्रोलॉजी और भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, जीवन विज्ञान, बायोलॉजी में इन्होंने सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया। लेकिन जो क्यूटले हैं इनके अलावा कुछ और वैज्ञानिक भी आए, जैसे गॉस, नैप, लैक्सिस, चार्लियर, फ्रांसिस गाल्टन, कार्ल पियर्सन।
इन लोगों ने उपर्युक्त क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सांख्यिकीय रीतियों का प्रारंभ किया बाद में। अच्छा, इसी अवधि में कुछ और भी विद्वान आए जिनका नाम था जेवंस। जेवंस के अलावा और कौन कौन से थे? मिल थे, मार्शल थे, लॉर्ड कीन्स थे। ये दरअसल वैज्ञानिक नहीं थे, ये अर्थशास्त्री थे। तो इन अर्थशास्त्रियों ने क्या किया? अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन एवं परीक्षण करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया। तो जेवंस, मिल, मार्शल और लॉर्ड कीन्स, इनका योगदान है सांख्यिकी रीतियों का अर्थशास्त्र में प्रयोग करने का। बहुत सारे अर्थशास्त्र के नियम बने और उनका नियमों का परीक्षण सांख्यिकी विधियों से किया जेवंस, मिल, मार्शल और लॉर्ड कीन्स ने। ठीक है। इसके अलावा ऊपर के जो नाम हैं, गॉस, नैप, लैक्सिस, चार्लियर, फ्रांसिस गाल्टन, कार्ल पियर्सन, ये सब वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया। लेकिन जेवंस, मिल, मार्शल और लॉर्ड कीन्स ने केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नए नियम प्रतिपादित किया और उनका परीक्षण किया सांख्यिकी विधियों से। तो 19वीं शताब्दी विज्ञान की शताब्दी थी जिसमें ढेर सारे वैज्ञानिक अपडेटमेंट हुए, डेवलपमेंट हुए सांख्यिकी के क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं कि जो 19वीं शताब्दी थी, जब उसमें इतना विकास हो गया तो 20वीं शताब्दी में तो सांख्यिकी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। वर्तमान समय में मानव ज्ञान की सभी शाखाओं में, सभी क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। इन द ऑल ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन नॉलेज स्टैटिस्टिक्स इज़ यूटिलाइज्ड एंड इज़ यूज्ड। अब एक विषय और आता है कि वर्तमान में सांख्यिकी का प्रयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे सांख्यिकी का प्रयोग होता ना हो। तो वर्तमान समय में सांख्यिकी के निरंतर बढ़ते प्रयोग के कारण कौन कौन से हैं? तो पहला कारण यह है कि समंकों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज व्यापार में, उद्योग में, वाणिज्य में अनेक जटिल समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए आवश्यक समंकों की मांग बढ़ती जा रही है। मांग कौन कर रहा है? वो लोग जिनको समाधान चाहिए समस्याओं का। तो उसके लिए कुछ आंकड़े इकट्ठा करने पड़ते हैं। आंकड़े इकट्ठा स्वयं व्यक्ति नहीं कर सकता तो कुछ लोगों से करवाता है जो सांख्यिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो ऐसी सेवाओं की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। अच्छा, आधुनिक राज्य जो है ना, इसकी बढ़ती हुई जनता की कल्याणकारी क्रियाओं के लिए भी सही समंकों का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं, अभी कल यानी कि 13 मई को, ये 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़, कितना? 20 लाख करोड़, अगर ज़ीरो ढूंढोगे ना तो बड़ा टाइम लगेगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज, आर्थिक पैकेज जो है ना, वो यहाँ पे हमारे देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के कल्याण के लिए, अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। सवाल ये है कि ये घोषणा उन्होंने जब करी तो इससे पहले कुछ तो आकलन किया होगा ना। वो आकलन किसके आधार पर किया होगा? इसके लिए लॉकडाउन के पश्चात अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, इनसे संबंधित ढेर सारे आंकड़े निश्चित ही जुटाए गए होंगे। उन आंकड़ों के आधार पर सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा था कि विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और क्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी समंकों का उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। तभी वो योजनाएं बन पाएंगी और उसके बाद ही उनका क्रियान्वयन हो सकेगा, जिससे क्रियाओं के संपूर्ण करने में कोई रुकावट ना हो। ठीक है ना। ऐसे आंकड़े इकट्ठा करना बेहद ज़रूरी हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों की अगर हम बात करें तो उनमें भी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज के युग में विभिन्न दशाओं में सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ रहा है। क्योंकि सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ रहा है, इसलिए समंकों की मांग बढ़ रही है और समंकों की बढ़ती हुई मांग ही सांख्यिकी के प्रयोग के दो कारण हैं। ठीक है। अच्छा, पहला तो प्रयोग का कारण क्या हो गया? समंकों की बढ़ती हुई मांग है। क्योंकि हम सांख्यिकी की अगर मांग बढ़ेगी, सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ेगा तो उसमें हमें आंकड़े तो इकट्ठा करना पड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमारा पहला स्टेप है। किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान में बिना आंकड़ों के काम चलना ही नहीं है। और दूसरा कारण क्या है? ये जो समंक हैं, इनको इकट्ठा करना पहले बड़ा कठिन हुआ करता था, बड़ा खर्चीला हुआ करता था। जिस व्यक्ति, जिस स्थान, जिस क्षेत्र विशेष से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने होते थे, वहाँ पर स्वयं या किसी व्यक्ति को, एनुमरेटर को, संगणक को भेजना पड़ता था और आंकड़े इकट्ठा करने पड़ते थे। आज ऐसा हो गया है कि यंत्रों के माध्यम से ईमेल के ज़रिए आंकड़े इकट्ठा कर लिए जाते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस के ज़रिए सर्वे करा लिए जाते हैं।
आप देखते हैं मोबाइल चलाते चलाते या इंटरनेट कंप्यूटर चलाते चलाते अचानक से कोई पॉपअप विंडो ऐसे बन के आपके सामने आ जाती है, जिसमें कहते हैं कि गुणवत्ता सुधार के लिए कंपनी की तरफ से ये एक सर्वे किया जा रहा है, कृपया इसमें सहयोग लें। कभी कभी आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि देश की उन्नति प्रगति के लिए ये सर्वे में कृपया प्रतिभाग करें। फिर आपसे 3 4 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको उसमें हाँ ना में जवाब देना होता है। एक आध सवाल हो सकता है आपको कुछ 2 4 शब्दों में लिख करके भी देना पड़े। तो ये दरअसल आंकड़ा इकट्ठा करने का एक नया तरीका हो गया है। तो अब इन सब कारणों से टेलीफोन के निर्माण मतलब बढ़ते प्रयोग से, मोबाइल के उपयोग से, नई तकनीकी के उपयोग से आंकड़ों को इकट्ठा करने की, उन पे काम करने की लागत घटती चली गई है। ठीक है, कम खर्च में कम समय में विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण अब संभव हो गया है। सर फ्रांसिस गाल्टन, कार्ल पियर्सन, फिशर, ये विभिन्न वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा सैंपलिंग विधि का प्रयोग हुआ। यह प्रयोग अभिकल्पना यानी कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, परिकल्पना परीक्षण यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये कुछ आधुनिक विधियां हैं जिनके प्रयोग से इनके प्रयोग से परिणाम यह निकला कि उपयुक्त समंकों का लागत खर्च बहुत कम हो गया। विद्युत समंक प्रहस्तन यानी कि ये बहुत कठिन शब्द है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में सुनेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो कि कंप्यूटर के ज़रिए होता है। कोई सूचना आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं या माउस से एंटर करते हैं और फिर कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग करता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। हिंदी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विद्युत डेटा समंक प्रोसेसिंग प्रहस्तन और यांत्रिक सारणी यानी मैकेनिकल टेबलेशन, इनकी सहायता से समंकों का विश्लेषण अब बहुत कम समय और कम खर्चों में हो जाता है। क्योंकि समंकों की कलेक्शन की, उनके विश्लेषण की, उनके इंटरप्रिटेशन की लागत घटती जा रही है, इसलिए सांख्यिकी पर होने वाले लाभ उसकी लागत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सांख्यिकी का प्रयोग होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि सांख्यिकी की बढ़ती हुई मांग, घटती हुई लागत, इसकी वजह से सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है। व्यवहारिक जीवन और ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं में आजकल सांख्यिकी का प्रयोग हो रहा है। एक जगह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टिपेट, इन्होंने कहा कि सांख्यिकी शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, जीवन के अनेक बिंदुओं पर स्पर्श भी करता है। तो स्टेटिस्टिक्स अफेक्ट्स एवरीबॉडी एंड टचेस लाइफ एट मैनी पॉइंट्स। यहाँ मैनी आना चाहिए, मनी नहीं, मैनी, MANY। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। सांख्यिकी का अर्थ जो है वह आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसे बता दूं क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग एक्सप्लेनेशन है। देखिए, सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या से संबंधित शास्त्र। ठीक, सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संख्याओं और संख्यात्मक आंकड़ों से है। वास्तव में सांख्यिकी को अंग्रेजी के स्टेटिस्टिक्स शब्द से समझा जाता है। लैटिन भाषा में स्टेटस और इटालियन भाषा में स्टेटिस्टा इसे कहा जाता है। रोमन भाषा में इसे स्टैटो भी बोलते हैं। जर्मन भाषा के स्टेटिस्टिक यानी कि स्टैटिस्टिक्स में जो एक एस एक्स्ट्रा होता है वो इसमें नहीं है। तो जर्मन भाषा का जो शब्द है वो क्या है? स्टैटिस्टिक, यानी स्टैटिस्टिक शब्द से ये बना है ऐसा माना जाता है। तो अलग अलग भाषाओं में अंग्रेज़ी का जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है कैसे बना होगा, ये यहाँ पे सबसे पहली बात कही गई। फिर उसके बाद में ये कहा गया कि जो उपयुक्त शब्द हैं इनका प्रयोग जो हुआ था वो इस अर्थ में हुआ था कि राजनीतिक राज्य क्या है, मतलब स्टैटिस्टिक्स या ये सारे शब्द राजनीतिक राज्य के तौर पे इस्तेमाल में आए थे। तो अंग्रेजी में जो स्टैटिस्टिक्स है इसके दरअसल 3 अर्थ हैं। वो 3 अर्थ कौन कौन से हैं? एक अर्थ है आंकड़ा यानी कि डेटा, दूसरा जो अर्थ है वह है सांख्यिकी, और तीसरा है प्रतिदर्शज यानी कि सैंपल। तो ये हो गया शाब्दिक अर्थ। उसके बाद में आता है कि सांख्यिकी जो है वह बहुअर्थी शब्द है, यानी कि बहुअर्थी का मतलब बहुत सारे अर्थ हैं इसके। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए सांख्यिकी का अर्थ डेटा हो सकता है, तथ्य हो सकते हैं, या विभिन्न प्रकार की मापें हो सकती हैं जो संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, संख्यात्मक रूप में। कुछ व्यक्ति सांख्यिकी को संख्याओं का अध्ययन ही मानते हैं, सांख्यिकी संख्याओं का अध्ययन है कुछ लोगों के हिसाब से। तो वहीं कुछ लोगों के मतानुसार सांख्यिकी पूर्वानुमान करने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए संख्याओं का विश्लेषण करना होता है। अगर आप सांख्यिकी पूर्वानुमान करना चाहते हो या निष्कर्ष निकालना चाहते हो तो आपको सांख्यिकी
यानी कि संख्याओं का विश्लेषण करना होगा। तथ्यों को चित्रों के माध्यम से या बिंदु रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित करना होता है, ये भी सांख्यिकी कहलाता है। समंकों के विधियन यानी कि प्रोसेसिंग, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस यानी कि गहरा अध्ययन, और प्रयोग को भी सांख्यिकी कहा जाता है। तो ये हो गए सांख्यिकी के बहुअर्थी अर्थ। दरअसल सांख्यिकी 3 रूपों में मानी जाती है। एक तो उत्पाद के रूप में सांख्यिकी यानी कि डेटा। सांख्यिकी का उत्पाद क्या है? सांख्यिकी अगर एक वृक्ष मान लें तो इसका फल क्या है? इसका फल है डेटा। सांख्यिकी से हमें क्या मिलता है? जब हम सबसे पहला काम शुरू करते हैं तो हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, तो हमें डेटा मिलता है, फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और सबसे आखिर में इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हमें सांख्यिकी का जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या मिलता है? डेटा मिलता है। विधियन का मतलब होता है सांख्यिकी विधियाँ, यानी कि सांख्यिकी जो मेथड्स हैं वो एक प्रोसेस है डेटा कलेक्शन की। तो अगर आप सांख्यिकी को एक मेथड माने तो भी सांख्यिकी है। और तीसरा होता है व्यवहार यानी कि प्रैक्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। इसे ज़रा और सुन लीजिए। एप्लीकेशन मीन्स व्हाट? देखिए, सिद्धांत और विधियाँ जिनका प्रयोग निष्कर्ष निकालने और निर्णय लेने के लिए संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर किया जाता है, ठीक है, वो प्रयोग दरअसल यहाँ पर एप्लीकेशन जो होगा वह भी सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी एक तो उत्पाद के रूप में है, डेटा के रूप में। विधियन का मतलब है कि जिस तरह से हम इसकी प्रोसेस करते हैं डेटा की। और तीसरा जो है सिद्धांत और विधियाँ जिनका हम प्रयोग करते हैं कुछ निष्कर्ष निकालने पे, निर्णय लेने में, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि उत्पाद के रूप में सांख्यिकी से आशय समंक और आंकड़ों से है। आंकड़े तथ्यों तथा अंकों के रूप में संग्रह किया गया एक ज्ञात तथ्य है जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बेकारी, राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े हो सकते हैं, ठीक है। इस अर्थ में सांख्यिकी बहुवचन हो जाता है जब हम इसे आंकड़ों के रूप में लेते हैं, ठीक है। सांख्यिकी विज्ञान में इसके लिए समंक और आंकड़े शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक बात हो गई बहुवचन के रूप में, आंकड़े के रूप में। उसके बाद में यहाँ से बात शुरू होती है कि सांख्यिकी एक ज्ञान का भी क्षेत्र है, अध्ययन का क्षेत्र। तो इस रूप में जब आप देखेंगे तो सांख्यिकी दरअसल एक वचन हो जाती है, ठीक है। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि अध्ययन के क्षेत्र के रूप में सांख्यिकी एक वचन कहलाती है, ठीक है ना। सांख्यिकी जब ज्ञान का क्षेत्र होती है तो हम इसे एक वचन में लेते हैं। इस अर्थ में सांख्यिकी से तात्पर्य है उस समस्त अध्ययन के क्षेत्र से जिसमें विषय सामग्री बहुवचन के रूप में होती है। अध्ययन के क्षेत्र के रूप में सांख्यिकी है एक वचन, ठीक है, लेकिन जो उसमें विषय सामग्री ली जाती है, अध्ययन की विषय सामग्री, वह बहुवचन के रूप में होती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि सांख्यिकी का संबंध संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विवरण तथा विश्लेषण से होता है। अर्थात सांख्यिकी शब्द से तात्पर्य ही है उन सांख्यिकी सिद्धांतों और विधियों से जिनका प्रयोग संख्यात्मक तथ्यों के व्यवहार में किया जाता है। व्यवहार मतलब उनके प्रैक्टिकल उपयोग में। तो ये हो गया दरअसल सांख्यिकी का प्रयोग बहुवचन, डेटा के रूप में, अध्ययन के क्षेत्र के रूप में एक वचन, और अध्ययन की विषय सामग्री यानी कि बहुवचन, ठीक। अब सांख्यिकी का दूसरा अर्थ आता है। दूसरा अर्थ उन विधियों से लिया जाता है। विधियों मतलब मेथड्स, मेथडोलॉजी, जिनका उपयोग सांख्यिकी में किया जाता है, ठीक है। इन विधियों के अंतर्गत वे सारे सिद्धांत और युक्तियाँ इसमें शामिल होंगी। युक्तियाँ यानी कि टैक्टिक्स, जिनका उपयोग तथ्यों की मात्रा संबंधी विवरण का संकलन, विश्लेषण, निर्वचन करने में किया जाता है। तो इसमें दरअसल प्रोसेसिंग है। सबसे पहले आप डेटा का कलेक्शन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, जैसे हम अभी आगे जानेंगे। ये पांचों स्टेप्स से जब हम गुजरते हैं तो इसे विधियन बोलते हैं, ठीक है। सांख्यिकी से आशय, सांख्यिकी, तो यहाँ से ज़रा सा सुनिएगा कि सांख्यिकी से आशय सांख्यिकी विधियों में निहित सिद्धांतों के अध्ययन एवं उनके शोध से है। अध्ययन का वह क्षेत्र जो सांख्यिकी पद्धति विज्ञान यानी स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी तथा प्रयोगों के क्षेत्र का विस्तार करता रहता है, ठीक है। तो अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें सांख्यिकी पद्धति विज्ञान यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी और जो प्रयोग के क्षेत्र हैं उनका निरंतर विस्तार होता रहता है। सांख्यिकी शोध सांख्यिकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। विषय के संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए यह उत्तरदायी भी है कि सांख्यिकी आज अपने जिस भी विकसित स्वरूप में है वो दरअसल सांख्यिकी शोध की वजह से ही है। तो सांख्यिकी शोध जो है ना, यही सांख्यिकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है।
तो ये दरअसल विधियन की बात हो गई। और जो तीसरा इसका हिस्सा आता है वह है, तीसरा अर्थ है सांख्यिकी। सांख्यिकी का तीसरा अर्थ स्वयं सांख्यिकी है। इस अर्थ में स्टैटिस्टिक्स एक विज्ञान है और गणित का एक भाग माना जाता है। अंग्रेजी में इस अर्थ में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग एक वचन में होता है, क्योंकि जब ये एक विज्ञान है तो विज्ञान तो एक वचन ही होगी। जैसे बायो क्या है, एक वचन है या बहुवचन? तो एक वचन ही है ना। तो विज्ञान का एक अगर आप क्षेत्र माने तो यह एक वचन हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए हिंदी शब्द प्रतिदर्शज आता है। प्रतिदर्शज यानी कि स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसका अर्थ समष्टि यानी पॉपुलेशन के संख्यात्मक गुणों को बताने वाली संख्या या संख्याओं का प्राक्कलन है। ठीक है। अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, दरअसल ये जो प्रतिदर्शज होता है यह दरअसल औसत होता है।